सर देखिए सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आपका ऑनर्स का है, हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो बेटा पढ़ा उड़ा है नहीं, 1 महीना बाकी है, उसमें भी कितना बात, कुछ लोग को छोड़ के। सर देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें 50+50 है सर। 50 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा और 50 क्या रहेगी सर, प्रैक्टिकल रहेगा। तो 20 मार्क्स का अगर आपका वाइवा है, इंटरनल असेसमेंट है, तो 80 मार्क्स में से आप पकड़ के चलोगे 30 से 40 नंबर का, मिनिमम 30 नंबर को तो आपको थ्योरेटिकल करना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल के लिए जो सर ऑलरेडी पढ़ाते हैं, उनको दे चुके हैं, वो मार्क करके आपको दे देंगे। तो ये बुक आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी अपने लोग करेंगे वो बेसिकली इसी बुक से करेंगे। ये बुक में थ्योरेटिकल मार्क करके जो जो थ्योरेटिकल आप लोग को देंगे सर, उसको पढ़ लेना है। तो आपके जो 30 मार्क्स है, 30 to 40 मार्क्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जो 40 से 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, उसमें से जो जो मेन चैप्टर है, जिससे हमारा क्वेश्चन में एग्जाम में रहेगा, वो चैप्टर अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह से लिवरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, डिविडेंड पॉलिसी हो गया, ये सारा से सम आता ही आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, ये सारा से कभी देता है कभी नहीं देता है। ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह जो आप लोग ने किया है, ये कभी रहता है कभी नहीं रहता। बजट वगैरह से भी चैप्टर आती है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो आप लोग किया ना, ईओक्यू वगैरह, उससे भी क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन जिससे एग्जाम में रहेगा वो अपने को सॉल्व करना। ठीक है, तो एक बार जब ओपन करेंगे ना, तो यहां पर आपका चैप्टर यहां पर मेंशन किया रहेगा कौन कौन सा है। तो अगर सबसे पहला चैप्टर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन का, ये इंट्रोडक्शन ये पूरा थ्योरेटिकल है सर। किसी का पेन से मार्क करते बाबू या पेंसिल करें, प्रॉब्लम नहीं। तो सर ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये आप लोगों को पढ़ना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी पूरा थ्योरी है, सोर्स ऑफ फाइनेंस थ्योरी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल में आएंगे तो प्रैक्टिकल में सर ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मेरा प्रैक्टिकल पेपर हो गया। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल है, लीवरेज प्रैक्टिकल है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर ये मेरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है सर। ये प्रैक्टिकल का मतलब इसमें से कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल को आपका है सर। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2, इसमें आपका लिवरेज कॉस्टिंग वगैरह है। ये टंडन कमेटी का एक फॉर्मूला, टंडन कमेटी की है क्या है, वर्किंग कैपिटल में टंडन कमेटी का भी एक कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपका जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है सर एफएम पे, वो है कैपिटल बजटिंग। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, दैट इज कैपिटल बजटिंग, जो आपका शारिक सर करवा रहे हैं। कोशिश करिएगा, उनका क्लासेस 8:30 पे होता है, मॉर्निंग वगैरह पे क्लासेस है, या इवनिंग पे है, तो उनका क्लासेस एब्सेंट नहीं करना है। बिकॉज ये जो चैप्टर 7 और 8 वो करवाएंगे और उनका क्लास का बैकअप नहीं। पहला पॉइंट क्लियर है। तो एफएम का ये दोनों चैप्टर आपका जो शारिक सर करवा रहे हैं वो करना है आपको उनसे। नेक्स्ट में सर डिविडेंड पॉलिसी, ये भी प्रैक्टिकल पेपर। तो चैप्टर में आप लोग, अच्छा ये फाइनेंशियल कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल है, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी हो गया। तो एक बार एफएम में जाइए और एफएम में लिखे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर, एफएम में लिखे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर। ऑन तो है वो लाइव में, सब तो ऑनलाइन तो है ही है। किसका तो शाम के इसमें शो नहीं कर, मोबाइल में चार्ज भी नहीं। हम लोग लाइव क्लासेस वगैरह क्यों कर रही हैं सर?
सर टाइम लगेगा, ऑलरेडी जो लोग हैं वो लोग ज्वाइन ही। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर पे लिखे, इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर पे। नंबर 1 फाइनेंशियल कंट्रोल, नंबर 1 फाइनेंशियल कंट्रोल, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सर, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगी रहेगी। नंबर 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, नंबर 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस। और फिर नंबर 3 पे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन, ये थ्योरेटिकल पे हो गया आपका। इसी ये अब इसमें से बहुत सारा सब चैप्टर वगैरह है, वो हमारा बात का बात है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे लिखे क्या क्या अपने को करना है, जो आपका स्कोरिंग होगा सर। प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे लिखे क्या क्या करना है, ये मैं आपको ऑर्डरिंग बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ इस इंपॉर्टेंस एंड टोटल मार्क्स इन द एग्जाम, उसके हिसाब से ऑर्डरिंग है, राइट। तो नंबर 1 पे लिखेगा कैपिटल बजटिंग, नंबर 1 पे लिखेगा कैपिटल बजटिंग। नंबर 2 पे लिखेगा डिविडेंड पॉलिसीज, नंबर 2 पे लिखेगा डिविडेंड पॉलिसीज, डिविडेंड पॉलिसीज। नंबर 3 पे लिखिएगा सर लीवरेज, नंबर 3 पे लिखिएगा सर लीवरेज। नंबर 4 पे लिखिएगा सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल के अंदर में लिखिएगा, अंदर में आपका डैश दे दे के लिखिएगा चैप्टर का क्या क्या नाम होता है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का डैश दे के लिखिएगा वर्किंग कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल, कैसे करके निकालते हैं। फिर नेक्स्ट में लिखिएगा ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल नहीं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ये निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। उसके बाद में सर कैश बजट, रिमेंबर आप लोग बजट में पढ़े हैं कैश बजट कैसे करते हैं, नहीं पढ़ा ना 4th सेम पे। कैश बजट, कैश बजट भी देता है, फिर उसी में डैश दे के बनाइए इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट ब्रैकेट में सर ईओक्यू एंड लेवल्स ऑफ मटेरियल। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ब्रैकेट देके लिखिएगा ईओक्यू, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी, एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी, एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी। फिर नेक्स्ट में लिखे रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे ये 5 सब टॉपिक है। एक तो वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा आपका आ गया सर क्या बताइए, दूसरा होगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस चैप्टर में से एग्जाम में इसी 2 में से एक क्वेश्चन देता है, या तो नेट वर्किंग कैपिटल या तो फिर नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए देता है, राइट। ज्यादातर एग्जाम में वर्किंग कैपिटल ही देता है, राइट। लेकिन इसके अलावा इसमें 3 टॉपिक और कवर है, दैट इज कैश बजट, जो पूरा कॉस्ट शीट का बजटिंग में था हमारा कैश सिस्टम में। दूसरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो आपका कॉस्टिंग का सेकेंड चैप्टर होता था मटेरियल पे, मटेरियल कॉस्ट, राइट, वो चैप्टर से है। और थर्ड में रिसीवेबल मैनेजमेंट है,
अब ये तीनों चैप्टर सर उतना रिलेवेंट नहीं है, तो अगर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में लिखेंगे वर्किंग कैपिटल में, तो फर्स्ट और सेकंड को टिक मारिए, स्टार मार्क करिए, जो भी करिए, वो दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी जो तीनों है वो डिपेंड करता है कि कभी एग्जाम में दिया कभी नहीं दिया, उसका श्योरिटी उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर पे लिखिए, नेक्स्ट चैप्टर पे लिखेंगे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा दे क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर, ठीक है। नेक्स्ट में सर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट में सर कैपिटल स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये पॉइंट है सर, ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकली कंप्लीट करना, यही जितनी चैप्टर है ये चैप्टर आपको करना हो। कैपिटल बजटिंग जो सर करवा रहे हैं प्लीज क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर का कैपिटल बजटिंग का श्योरिटी गारंटी हम नहीं ले सकते, टाइम नहीं है मेरे पास में। अगर टाइम मिला, बाकी ये चैप्टर थे, अगर आप लोग होमवर्क वगैरह किए और समझ में आने लगा तो फिर कैपिटल बजटिंग में हम दिमाग दे सकते हैं। अदरवाइज आप मेक श्योर करोगे कि आपका कैपिटल बजटिंग ऑलरेडी जो सर करा रहे हैं उनसे करना है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है वो अपने लोग कंप्लीट करें। आज सर स्टार्ट करेंगे लेवरेज, हेडिंग पे लिखे लेवरेज, इसी बुक से करवाते हैं आप लोग को। क्या हुआ, सर एफएम का क्लासेस करने के लिए आप लोग ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को तो मैंने बोल दिया कि ये ऑफलाइन क्लासेस करिएगा, फिर ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं? एफएम का क्लासेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस नहीं रहेंगे सर, आप लोगों को क्लास आना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड हो जाएगा, रिकॉर्ड होके सेव मिल जाएगा, वो अलग बात है, बट लाइव आके करिएगा। फीवर है, दवा खा के ये हजरा, ठीक है सर। लिवरेज को जानने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर को समझिए। हर एक सब्जेक्ट का एक पहचान होता है, राइट। अकाउंट्स पता है आप लोगों को, अकाउंटिंग रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना रिलेटेड है। कॉस्टिंग पता है आप लोगों को, मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कंसर्न में कॉस्टिंग को निकालना, उसको कंट्रोल करना। एफएम का मतलब क्या होता है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? आपके पास जो पैसा आता है उसको मैनेज कैसे करो। एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉर्मल पीपल का इनकम आता है ना, अब वो इनकम कहां से कमाएगा? या तो सैलरी होगा, या तो बिजनेस होगा, या तो प्रोफेशन होगा। ये तीन जगह ना सर, ये तीन जगह से तो पैसा आएगा। यहां से आपके पास इनकम आया, ये सपोज मान लीजिए 50,000 रुपया महीना आता है। एक नॉर्मल बंदा का सैलरी, नॉर्मल नहीं, बाद में जो नॉर्मल होने वाला है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम में सर ये 50,000 सैलरी आपको अर्न करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए आने वाले 5 साल में। 5 साल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, माइट भी 7 to 8 ईयर्स में आपको ये 50,000 कमाना है सर। अगर ये 50,000 रुपए महीने कमाते हैं तब जाके एक अच्छा लाइफ स्टाइल और एक अपना फैमिली को मेंटेन कर पाओगे आप, अदरवाइज इट वुड बी रियली डिफिकल्ट। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं ना सर, वर्किंग वाइफ ढूंढते हैं। बिकॉज राइट नाउ मैं आपको बता रहा हूं, राइट नाउ इट इज मतलब वो डिमांडेबल नहीं है सर, इट्स लाइक अ नेसेसिटी नाउ। बिकॉज एक के इनकम से घर नहीं चल रहा है, तो अगर 2 लोग कमाने वाले होंगे तो क्या होता है कि आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपने घर को प्रोवाइड कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मान लीजिए समहाउ
50,000 रुपए का महीना कमाते हैं, ठीक है। इसमें से आपका कुछ एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस में क्या है सर, कुछ कुछ नेसेसिटी खर्चा है, कुछ कुछ नेसेसिटी आइटम होगा। नेसेसिटी मतलब जो जरूरी है ना। आपका आपका घर का जो एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, बच्चा का एजुकेशन एक्सपेंसेस है, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, गैस वगैरह, पेट्रोल वगैरह, ये सारा क्या है, नेसेसिटी में आता है सर। कुछ कुछ खर्चा लग्जरी होगा। अब हफ्ता में एक दिन घुमाना है आपको, कहीं जाना है, घूमना है, कभी शेर पंजाब निकल गए, कभी यहाँ गए, तो वो सारा लग्जरी आइटम है। ये सारा खर्चा मिला के टोटल 35,000 रुपए होता है सर। तो 15,000 पर मंथ ये क्या है आपका सेविंग्स हो रहा है। क्या हो रहा है राइट नाउ? जितने भी मिडिल क्लास हैं वो सफर कहां कर रहे हैं, यहां पर। क्यों? बिकॉज सब चीजें का, सामान का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। बिकॉज लॉकडाउन वगैरह की वजह से बहुत सारे लोगों को तो बोनस भी नहीं मिला, इंक्रीमेंट भी नहीं मिला, जॉब जाने का खतरा है। जहां अगर बॉस से बोले भैया बढ़ा के दे, बोला जा घर जा, तो आदमी डर से कुछ बोल भी नहीं पा रहा ना, बिकॉज एक्सपेंस बढ़ रहा है, इनकम वही का वही है, तो सेविंग्स कहां हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रहा, राइट। अब ये सेविंग्स भी दो तरह का होता है। एक सेविंग्स में एक स्पेसिफिक सेविंग्स होता है सर, एक क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। चीज में समझा रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग को आगे क्या करना है, इतना पैसा कमाना है, सपोज 70% उसमें खर्च करोगे, 60 to 70% खर्च करना है, 20 से 30% सेव करना है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो खर्च करोगे 7,000, 3,000 रुपया हर महीने सेव करोगे। सेव करना सीखो। आज मान लीजिए कि अगर ये चीज मेरे को कोई बताने वाला रहता तो माइट भी मेरा लाइफ कुछ और होता। वो सेविंग करने का जो लाइफ रहता ना, आप लोग का लाइफ से वो सेविंग करने का हैबिट आता है। तो आप लोग के और मैरिज में 10 साल का गैप है। अगर आप 10 साल अगर सेविंग किए अपना 30% लाइफ का, और उसको प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, वो मेरे एज में आते आते सर अच्छे खासे आप उससे पैसे बना सकते। स्पेसिफिक करना है सर। स्पेसिफिक मतलब आपका कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ प्लानिंग है, घर लेना है, ये नहीं लेना है, वो लेना है, राइट। वो सारा स्पेसिफिक के लिए कुछ पैसा डालोगे। कुछ आपका जर्नल होगा, जिसको अपने लोग इमरजेंसी मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होता है सर। अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई आपका हॉस्पिटलाइज वाला मामला आ गया, कोई दिक्कत हो गया, इमरजेंसी किसी की तबीयत खराब हो गई, नहीं हो गई, तो ये फंड को बनाना है। तो इंसान जो लोग प्लानिंग करते हैं सेविंग से, सबसे पहले वो क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद में जो उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसके बाद में जो पैसा बच जाता है उसको अपने लोग आइडियल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, इसको आइडियल फंड बोलते हैं। और आप लोग को जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स मार्केट में जाना है, यहां घुसना है, कोई नया बिजनेस करना है, कुछ भी लाइफ में रिस्क लेना है, वो किससे लेना है, ये आइडियल फंड से लेना है। इस मनी को कुछ नहीं करना है, इस मनी को कुछ नहीं करना। एक भाड़ बनाते, पुराना टाइम में भाड़ बनता था, रिमेंबर। अभी के बच्चे लोग भाड़ नहीं बनाते, वो भी नहीं होता है, वो भी खर्चा हो जाता। तो भाड़ बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था? बिकॉज ऑफ दिस रीजन सर, पहले के लोग हैप्पी थे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वो सेव करना आता था। अभी के बच्चे के अंदर में सेव करना नहीं आता। 6 दिन कमाएगा, एक दिन बाल सादा, ये फिर चिंगड़ा बना, पूरा 6 दिन का कमाई एक दिन में उड़ा देते। गलत बात बोले? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यहां ध्यान दीजिए। ये आइडियल फंड को फिर आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट कहां करते हैं आप? प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं। अब मेरे को बताइए, तीनों में से सबसे अच्छा जगह इन्वेस्टमेंट कौन सा है? कितना जन प्रॉपर्टी बोलता है? कितना जन शेयर्स बोलता है?
कितना जन बिजनेस बोलता है सर? ए साला दोनों में हाथ उठाया। सर देखिए, सबका अपना प्रोज है, सबका अपना एक कॉन्स। प्रॉपर्टी पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे दो बेनिफिट होती है, एक तो प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज होता है और दूसरा उससे आप रेंटल इनकम कमाते हैं। बट इसका साल का जो रिटर्न है, ये तो देखिए, ये आप बोल सकते हैं कि रिस्क कम है इसमें। इसमें रिस्क क्या है? कम है। और एक फिजिकल आपको एक कुछ दिखता है, राइट? शेयर्स बिजनेस में फिजिकली आपको कुछ फील नहीं होता, लेकिन लैंड प्रॉपर्टी तो फिजिकल आपको दिखता है आंख में। इसलिए लोग क्या करते हैं, ऐसा ज्यादातर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका रिटर्न मैक्सिमम 8 to 10% आता है ऐसा साल का। साल का 8 से 10% आता है, इंक्लूडिंग उसका रेंटल इनकम और प्लस उनका इंक्रीजिंग वैल्यू। इंक्रीजिंग वैल्यू तो डिपेंड करता है कि आप कितने कम में लिए, कितना मार्केट में नहीं है, वो डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज इससे 8 से 10% का रिटर्न आता है। शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है, वो म्यूचुअल फंड आपको 10 से 15% रिटर्न देता है सर। और अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें सर नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। अगर शेयर्स पे इन्वेस्ट करना है, शेयर्स पे इन्वेस्ट करना है तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल होगा प्रॉपर्टी में। रेंट कलेक्ट करना है, हर महीना आपको देखना है नहीं देखना है, इसमें आपका सुपरविजन चाहिए। लेकिन शेयर्स वगैरह म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड पता है सबको, किसी को शेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ता है तो एक कंपनी अपना मान लो कि मेजोरिटी जो बंदा है, एक्सपर्ट लोग को हायर करती है कि वो आपका पैसा उठा के बिजनेस में लगाता है, बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उससे प्रॉफिट कमा के आपको देता है, कुछ अपना परसेंटेज कमीशन, मैनेजमेंट फीस, सैलरी वगैरह काट लेता है। ये पॉइंट होता है म्यूचुअल फंड में। तो इनिशियल में इन्वेस्ट करना है तो कैसे जाओगे? म्यूचुअल फंड। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना तो वहां पर दो तरह का नॉलेज होता है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोनों एनालिसिस करने के बाद में, नॉलेज हो जाने के बाद में, तब लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहां पे लोग पता कितना कमाते हैं? 5% पर मंथ होता है सर, मैक्सिमम रिटर्न 5%, 4 से 5% पर मंथ होता है। वो कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन किए तो एक साल का कितना हो गया? 60% रिटर्न होता है सर। कितना परसेंट? 60% रिटर्न होता है। मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए लगाया है तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आप एक साल का 6 लाख रुपए बना सकते हैं। समझ में आया? लेकिन इसके लिए वो नॉलेज चाहिए होगी। बिजनेस में क्या है सर, अगर मैं आपको इवेंचुअली बात करूं तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा ये बिजनेस पे है। एक लॉट अगर आप बेचते हैं, मान लीजिए एक सामान मैंने खरीदा 1 लाख रुपए का, इसको बेचेंगे हम केवल 2% प्रॉफिट रखे, 1,02,000 में। कितना में? तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 2% प्रॉफिट हो गया एक लॉट में। क्लियर हो गया? तो मेरा अगर एक लॉट में बेचूंगा तो मेरा 2% प्रॉफिट फिक्स है। केवल इन्वेस्टमेंट कितना का है? 1 लाख का। अगर मैं 10 लाख का लगाऊंगा तो 2% के हिसाब से मेरा 20,000 का प्रॉफिट कंफर्म है, राइट? अब ये बिजनेस है भाई साहब, इसको जितना ज्यादा अगर हम रोटेट करेंगे, जितना ज्यादा अगर हम रोटेट कर पाएंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? तो और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो जितने भी लोग अमीर बनने का राज क्या है, रिच बनने का राज क्या है सर? ये आइडियल मनी को प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग इफेक्ट से खेलो। एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आप लोग ने पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, रिमेंबर? एक फॉर्मूला है P1 + n का पावर r, रिमेंबर? यही है अमीर बनने का रास्ता। इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट में इट विल टेक योर टाइम, एफर्ट। इसमें आपको टाइम देना हो। ये 5 साल 10 साल का प्रोसेस है सर। लेकिन आजकल के टाइम में जो आप लोग, जो बच्चे हैं, आप लोग का माइंड पे ना जल्दी का है। 1 साल 2 साल तो बहुत दूर का बात है सर। आपको 3 महीने का टारगेट रखते हैं कि मेरे को 3 महीना में घर लेना है, मेरे को 3 महीना में ये करना है, मेरे को 3 महीना में बाइक लेना है। वैसा नहीं होता। टारगेट लंबा रखिएगा, धीरे धीरे डेडिकेटली उस टारगेट को अचीव करिएगा बाय गिविंग दिस कंपाउंडिंग इफेक्ट। इवेंचुअली विनर आप होंगे सर। तो अगेन फिर से मैं बता रहा हूं, इनकम कमाओगे 70% एक्सपेंस होगा आपका, ये मान के चलो। सेव कितना करोगे?
30% अपना औकात और अपना चादर पे रहना ग्रुप, 100% 50,000 है और खर्चा कर रहा 60,000, दिक्कत है। उधार मांग लिया, उधारी का जिंदगी, अभी दिन अगला महीना दे देंगे, अगला महीना दे देंगे, वैसे मत रखिए सर। जितना इनकम कमा रहे हो उसका 70% एक्सपेंस होगा, 30% सेव करोगे। 30% सेव कर देने के बाद में सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस। क्या आता है सर? मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, LIC, ये दोनों फंड पे आती है। अगर ये दोनों आप हर साल करा लेते हैं तो इसका मतलब क्या, आप एक अपना लाइफ का रिस्क को सेव कर लिए, और ये क्या कराना है? मेडिकल क्लेम अपना फैमिली का कराना है, खासतौर से किसका बताइए? पेरेंट्स का। बिकॉज सर अगर हॉस्पिटल वगैरह में गए तो पूरा सेविंग चला जाएगा, इवन आप कर्जदार बन जाओगे। पता चला 5 साल का खर्चा हुआ, 1 साल में क्या हो गया, मतलब 1 हफ्ते में पूरा रुपया चला जाएगा सर। तो ये इमरजेंसी फंड में आ गया सर, ये फंड कवर कर लिए आप, इससे फिक्स हो गए कि भैया 1 साल तक का मेरा ये खर्चा कर देने के बाद आई एम रिलैक्स। अब कोई भी हॉस्पिटल वगैरह का कुछ भी इमरजेंसी हो गया तो देन आई कैन मैनेज, राइट, हम मैनेज कर लें। अब आप फिर किस में जाओगे? अपना स्पेसिफिक टारगेट में, और उसके बाद में जो भी मनी बचेगा तो आप यूज किससे करोगे? आइडियल फंड से। कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी रिस्क लेना है, कुछ भी करना है तो कौन सा फंड यूज करोगे आप? ये फंड यूज करोगे। और इसी फंड को अगर आप यूज कर लेते हैं सर, और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में अगर आप इसको डाल देते हैं, आइदर ये 3 में से कोई भी एक जगह में, आप विनर बन जाओगे। क्लियर है? ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बताया है, ये सारी चीजें इन अ बिजनेस वर्ल्ड में जो अपने लोग करते हैं उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। बिजनेस के साथ तो सोचो पैसा आ रहा है, उस चीज को कैसे रिकवर करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपका बिजनेस में कैपिटल का वर्किंग जो रहेगी वो क्या होगा? इंक्रीज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये सारा चीज सीखना है। हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है सर लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? लिवरेज का मतलब होता है सर लोन्स, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन लेके बिजनेस करना। अब कंपनी जिसका कोई लिवरेज नहीं है, मतलब उसने कोई भी लोन नहीं लिया है। अब कंपनी जिसका लिवरेज है, इसका मतलब उसने क्या लिया है सर? लोन लिया है। तो यहां पर इस चैप्टर में आपको यह बताना है कि वेदर लोन लेना, डेट लेना मेरा सही है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मेरी 2 कंपनी, एक हो गया ए, एक हो गया बी, ठीक है। इसका इक्विटी शेयर्स कैपिटल 5 लाख रुपया है। इसका डेब्ट जो है, इसका डेब्ट जो है ये कुछ नहीं है, इसका 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और इसका 2 लाख रुपए डेब्ट है सर। समझ में आ रहा है? आपको बताना है कि भैया ये जो डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेके बताना कि वेदर ये करेक्ट है या नहीं है। कौन सा ऑप्टिमम चॉइस करना है? पूरा 5 लाख का शेयर्स या पूरा 5 लाख का में से 3 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख का डिबेंचर। ये जो पॉइंट है ये अपने लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसमें आप इस चीज को पढ़ेंगे, ये डिसीजन लेंगे कि वेदर इस तरह से अपने को कैपिटल बनाना है या वेदर इस तरह से बनाना है। क्लियर है? और लिवरेज के चैप्टर में क्या जानना है सर? ये कंपनी क्या बोलेंगे? ये कंपनी विथ लिवरेज हुआ, मतलब ये कंपनी मार्केट से लोन भी उठाया, और ये कंपनी विदाउट लिवरेज हुआ। क्लियर है? विथ लिवरेज और विदाउट लिवरेज। अपने को जानना है कि सर कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। ठीक है? इसका सबसे पहला एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको लिखना है स्टेटमेंट शोइंग, एक फ्रेश पेज में करते हैं स्टेटमेंट शोइंग लिवरेज, ये फॉर्मेट बनाइए। स्टेटमेंट शोइंग लिवरेज सर, सबसे पहले यहां पर बैठाते हैं सेल्स। क्या बैठाते हैं? सेल्स का दूसरा नाम क्या है? टर्नओवर। क्या नाम है सर? ठीक है। कॉस्ट 2 तरह का होता है, रिमेंबर। एक क्या होता है?
नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर के हिसाब से क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एक सेमी वेरिएबल भी होता है, उसको वेरिएबल और फिक्स करना आता है आप लोगों को। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, क्या निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, मेरा फिक्स कॉस्ट अलग अलग करना है। तो बेसिकली आपको जो भी कॉस्ट रहेगा आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सर शो नहीं कर रहा है स्क्रीन, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके देखिए, शो करेगा, जादू है वो। तो सर दो तरह का कॉस्ट होगा, एक होगा फिक्स कॉस्ट, एक होगा वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले अपने लोग लेस करते हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस करेंगे, इसको लेस करते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं, ये आता है सर कंट्रीब्यूशन। ये क्या आता है सर, कंट्रीब्यूशन। ये आप लोग पढ़े मार्जिनल कॉस्टिंग में, रिमेंबर कंट्रीब्यूशन दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकल जाता है, राइट। फिर इससे लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या लेस करते हैं इससे, फिक्स कॉस्ट। नाउ फिक्स कॉस्ट अगर आप लेस कर दोगे, ये इवेंचुअली जो आता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। यही तक आपने मार्जिनल में सीखा था, है ना। ये प्रॉफिट निकल गया, ये प्रॉफिट को एफएम में अपने लोग नाम देंगे ईबीआईटी। क्या वर्ड बोलेंगे बताइए, ईबीआईटी या पीबीआईटी, जो भी आप बोलो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या वर्ड होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिकॉज यहां पर फिक्स कॉस्ट लेस कर दिए, इंटरेस्ट और टैक्स के बारे में तो कुछ बात नहीं हुआ। तो या तो पीबीआईटी होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या तो ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इससे लेस करेंगे। अब हमको बताइए, अगर आप पीएल याद करोगे तो पहले इंटरेस्ट आता है या पहले टैक्स आता है, पहले इंटरेस्ट आता है। रिमेंबर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, है ना। और इंटरेस्ट आप लेस कर देते हो, उसके बाद टैक्स आता है। तो यही डेब्ट का खासियत है। डेब्ट का क्या खासियत है सर, आप इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देते हो, डिविडेंड, और डिबेंचर और डेब्ट को क्या देते हो, इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट टैक्स से पहले लेस होता है और डिविडेंड टैक्स के बाद लेस होता है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो टैक्स क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी क्या होता है, कम होता है। तो डेब्ट में इसलिए फायदा होता है बिकॉज डेब्ट में आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, डिविडेंड में टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए ऑलवेज याद रखिएगा, जब अपने लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑलवेज कम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑलवेज कम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है उस चैप्टर में करेंगे, ये लेस कर देंगे। अब लेस क्या करते हैं सर, इसे इंटरेस्ट लेस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट किसका होगा सर, इंटरेस्ट होगा ऑन डिबेंचर का, ऑन लोन का। अब डिबेंचर और लोन का इंटरेस्ट कैसे लेस करेंगे, क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा 5 लाख का लोन होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन दिया रहता है ना 12%, 10%, उससे निकाल लेंगे इंटरेस्ट। नहीं समझे, लोन 10 लाख दिया हुआ, वहां क्वेश्चन लेगा 12% लोन 10 लाख रुपया, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 10 लाख का 12% 1,20,000 लेस होगा। तो वो इंटरेस्ट अपने लोग लेस कर देंगे। ये इंटरेस्ट लेस करके ये जो आया इसको क्या बोलेंगे, ईबीटी, ईबीटी या तो फिर पीबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स या तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर हो गया। अब इससे फिर क्या माइनस करोगे आप, टैक्स माइनस करोगे सर। अब टैक्स बोलेगा 30%, 40%, जो भी बोलेगा, राइट। ये किसके ऊपर निकलता है, ये इसके ऊपर निकलता है सर। ये परसेंटेज किसके ऊपर निकलता है, ऑन ईबीटी के ऊपर निकलता है सर। ये परसेंटेज इसके ऊपर आप निकालोगे, जितना परसेंट पे टैक्स बोलेगा इसके ऊपर चार्ज करोगे। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर में टैक्स निकाल देंगे। ये लेस करके जो आता है आप इसको क्या बोलोगे आप, ईएटी या तो फिर इसको पैट बोलते हैं, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है। लिवरेज में यहीं तक ही अपने लोग करते हैं, ठीक है। लिवरेज में यहीं तक कर लेने से आपका बाकी जो अपने लोग डॉल डीएफएल निकालेंगे उसका बन जाएगा। लेकिन इसके आगे भी और पार्ट है। ये मेरा पैट आ गया सर।
अब ये पैट ये किसके लिए अवेलेबल है सर? शेयर होल्डर के लिए। किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। अब शेयर होल्डर में भी दो पार्ट है, प्रीफरेंस और इक्विटी। अभी अपने लोग प्रीफरेंस में नहीं जा रहे हैं, राइट? तो अगर मान लीजिए प्रीफरेंस भी है तो ये मेरा पैट निकल गया। अब इससे नंबर ऑफ शेयर्स रहता है, क्या रहता है सर? नंबर ऑफ शेयर्स रहता है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स को अपने लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या निकल जाएगा सर? ये मेरा निकल जाता है ईपीएस। क्या निकल जाता है सर? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। क्या निकल जाता है ये समझ में आया कैसे निकला? तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये मेरा ईपीएस निकल गया सर। तो मैक्सिमम आपको लिवरेज में यही दिखाना है जहां पर स्टेटमेंट शोइंग बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीट एंड ईपीएस। अगर ईपीएस भी बोलेगा तो आपको ये बनाना हो, ईपीएस भी बोलेगा आपको ये बनाना होगा। ये कब करेंगे? जब क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर्स नहीं रहा, जब क्वेश्चन में नो प्रीफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन में क्या रहेगा सर? नो प्रीफरेंस शेयर्स। अगर क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर्स नहीं रहा, अगर क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ये जो पैट है, ये जो पैट है इसे आप क्या लेस करोगे? क्या लेस करोगे बताओ? प्रीफरेंस डिविडेंड। क्या लेस करोगे? प्रीफरेंस डिविडेंड। ठीक है, ये जो प्रीफरेंस डिविडेंड लेस कर दोगे तो ये जो इवेंचुअली आया इसको पाफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाफेस का फुल फॉर्म प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या मतलब होता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आई लव दिस नेम वगैरह, मजा आता है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये सिर्फ किसके लिए प्रॉफिट बचा? इक्विटी शेयर्स के लिए। प्रीफरेंस शेयर तो हट गया, राइट? अब यहां पर क्या करना है? यहां से डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। तो ये जो मेरा ईपीएस आएगा, अब ये ईपीएस निकल गया सर। कैसे करेंगे बताइए? यही होगा पाफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पाफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये मेरा ईपीएस निकल जाएगा सर। अगर प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिया रहेगा तो आप ऐसे करोगे, इफ प्रीफरेंस डिविडेंड गिवन। अगर प्रेफरेंस शेयर्स गिवन दिया रहेगा तो आपका ईपीएस ऐसे निकलेगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिया रहेगा तो आपका ईपीएस ऐसे निकलेगा। क्लियर है? ये स्टेटमेंट बनाने में क्या प्रॉब्लम? एक बार फिर से समझिए क्या किया अपने लोग। सबसे पहले क्या लिए? सेल्स लिए। सेल से क्या माइनस किया अपने लोग? वेरिएबल कॉस्ट। कभी कभी टोटल कॉस्ट गिवन दिया रहता है, ये बाइफिकेशन गिवन दिया नहीं रहता है ना? तो नीचे से अपने को कुछ डिटेल दिया रहेगा बाइफिकेशन करने के लिए कि भैया वेरिएबल कॉस्ट इतना पोर्शन है या डिफरेंस वगैरह, कुछ भी फिगर आपको दिया रहेगा जिससे आपको वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्या करना है? अलग करना है। अलग कर दिए। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके क्या आ गया सर? कंट्रीब्यूशन। इससे फिक्स कॉस्ट लेस कर दिए, क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ईबीआईटी। फिर क्या माइनस करना है? ये पूरा पैटर्न याद रखना है, कुछ ऊपर नीचे नहीं करना आपको। क्या लेस करना होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस कर देंगे, क्या बोलना है उसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलना है? नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेस क्या करेंगे? टैक्सेशन, जो कि किस पे निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। ये लेस करके जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? अब अगर इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर नहीं रहा तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, ईपीएस निकल जाएगा। और अगर प्रेफरेंस शेयर दिया रहा तो पैट से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर जो आएगा फिर उसको क्या बोलते हैं? पाफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आपका ईपीएस आ जाएगा। क्लियर है? नाउ ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। निकालना क्या है इस चैप्टर? इस चैप्टर में अपने को 3 निकालना है सर। ठीक है, 3 परसेंटेज अपने को निकालना है सर। नंबर 1 पे लिखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आपको निकालनी है सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। देयर आर सम की वर्ड, मतलब कि देयर आर सम की टेक्निक जिससे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं अपने लोग।
एक तो अकाउंट्स में आप पढ़ लें, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट, एफएसए, और एक हो गया फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप एनालिसिस कैसे करोगे। वहां पे बात होता है कंपनी का डिसीजन के बारे में, आगे क्या करना नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। यहां बात होता है कि कंपनी को ग्रो कैसे करें, कंपनी का वेल्थ मैनेजमेंट कैसे हो, कंपनी का वेल्थ कैसे इंक्रीज होता है। ये पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ते हो। मतलब देखिए, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसा ग्रो कैसे करना है वो आप यहां पे सीखोगे टेक्निकली माइंड पे। तो बड़ी बड़ी कंपनी में ये सारी चीजें अप्लाई होता है, नॉर्मल लोग भी अप्लाई करते हैं जो थोड़ा बहुत है उस लेवल के, अदरवाइज ये कोई नहीं करता है। तो यहां पे सबसे पहला ऐसा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसको अपने लोग शॉर्ट में डॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका फॉर्मूला ऐसा, फॉर्मूला बताइए क्या हुआ फॉर्मूला? किया हुआ क्या हुआ हीरो? कौन सा फॉर्मूला बोल रहा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फॉर्मूला याद नहीं है? इफिम का पूरा क्लास करके रखा है, बोलता फॉर्मूला याद नहीं है। सर फॉर्मूला बताइए इसका, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले फॉर्मूला बताइए। देखिए सर, लिखिए, डॉल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी सर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। नंबर 2, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज डीएफएल, इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब यहां पे इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है, यहां पे इंटरेस्ट लेस किया हुआ, दोनों का डिफरेंस है। यहां पे इंटरेस्ट क्या है, एडेड है, और यहां पर इंटरेस्ट लेस किया हुआ। ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है सर। तो ये अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब क्या है, वो इंटरेस्ट लिया हुआ है, और अगर ये एक है और ये क्या है, अगर मान लो कोई इंटरेस्ट नहीं है तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर किसी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है तो भाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी सेम था, और अर्निंग बिफोर टैक्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर 1 है इसका मतलब क्या है, नो लिवरेज, कोई फाइनेंशियल लिवरेज लिया हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? नंबर 3 पे सर, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, इसको डीएफएल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, डॉल डीएफएल। नेक्स्ट में लिखते हैं सर डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज सर डीएसएल, डीसीएल, डॉल डीएफएल, डीसीएल। नाउ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है दैट इज डॉल इनटू डीएफएल, डॉल इनटू डीएफएल सर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डॉल इनटू डीएफएल सर। मतलब यहां जो आया, यहां जो आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो क्या निकल जाएगा, कंबाइंड लिवरेज निकल जाएगा। क्लियर है? और कंबाइंड लिवरेज को अगर आप टेक्निकली अगर आप बोले जाओगे, अगर आप इसको दोनों का फॉर्मूला वाइज जाओगे तो डॉल का क्या था फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और डीएफएल का फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी बाय ईबीटी, राइट। दोनों को काट देंगे तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लियर है? ये 3 चीजें आपको याद रखनी।
बस बाकी सब चैप्टर इसी में ही है। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं सर। सर ये वाला क्वेश्चन उतारिए प्लीज। ये वाला क्वेश्चन उतारिए सर। ये क्वेश्चन उतारिए। देखिए फोटोज वगैरह जो रहता है ना वो दे देंगे, लेकिन वो फिर गुम का मेला में खो जाएगा गैलरी में। आप प्रॉब्लम यही है। कर लिया एफएम का क्या पूरा फॉरवर्ड कर देना। हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ फॉरवर्ड कर देना। एफएम यहाँ पे ऑलवेज शारिकी पढ़ा है, एफएम मैंने कभी नहीं पढ़ा है। लास्ट पढ़ा सीए फाइनल में। सर उतार लीजिएगा तो बताइएगा। अब नेक्स्ट क्लास से वही करेंगे ना कि जो जो सब मेरे को चाहिए ना वो पीडीएफ करके एक स्टेट में कर देंगे, ज्यादा बेटर होगा क्योंकि उतारने में टाइम लग जा रहा है। सर हो गया।
कोई तुम उतारा नहीं है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, उसका तो बुक है ही है। सर करें, हटा दें, जल्दी करिए प्लीज। देखिए सर, क्वेश्चन में क्या मांगा है, पढ़िए क्या लिखा है। लवली क्लाउडी लिमिटेड हैज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ₹2 लाख। तो ईबीआईटी कितना है सर? 2 लाख रुपए का ईबीआईटी है, राइट। कंपनी हैज 12% डिबेंचर ऑफ ₹10 लाख। तो 10 लाख का 12% डिबेंचर कितना होता है? 1,20,000। तो ईबीआईटी 2 लाख है, माइनस कर देंगे 1,20,000, तो ईबीटी कितना हो जाएगा? 80,000। कितना हो जाएगा? अब फिर क्या लिखा है? 15% प्रीफरेंस कैपिटल है 2 लाख का सर, तो प्रीफरेंस डिविडेंड देंगे। 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000। तो आप माइंड में करो, देखो 2 लाख में से 1,20,000 रुपए डिबेंचर लेस हो गया, तो पैट कितना होगा? सॉरी, पीबीटी कितना हुआ? 80,000। टैक्स कुछ है ही नहीं है, तो वही मेरा पैट हो गया। टैक्स कुछ है ही नहीं है। अच्छा, टैक्स है 40%, तो टैक्स माइनस कर दिए, मेरा पैट निकल गया। अब उससे क्या लेस करना होगा? प्रीफरेंस शेयर्स, दैट इज प्रीफरेंस डिविडेंड। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? पाफेस आ जाएगा। पाफेस आ जाने के बाद में आप उससे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा सर? ईपीएस निकल जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन में क्या मांगा, देखिए प्लीज कंप्यूट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डीएफएल निकालने बोला, और क्या निकालने बोला सर? ईपीएस बोला, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी। क्लियर है? तो सबसे पहले चलिए इसको बनाते हैं नंबर 1 को। अच्छा, आगे भी एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। बी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्लीज कंप्यूट परसेंटेज चेंजेस बोल रहे हैं कि कितना होगा अगर ईबीआईटी इंक्रीज बाय 40% होगा और डिक्रीज बाय 40% होगा। तो यहां पे एक तो करंट लेवल में और बाकी दो क्या है? प्रपोज लेवल पे, कि अगर 40% अप होगा तो मेरा डीएफएल और ईपीएस क्या होगा, और 40% डाउन होगा तो मेरा डीएफएल और ईपीएस क्या होगा। क्लियर है? तो अपने को 3 कॉलम बनाना होगा, एक करंट ईयर का और 2 क्या होगा? प्रपोज का। तो उसमें क्या है, ए और बी दोनों ही हमारा एक साथ हो जाएगा। इसको सर सॉल्व करेंगे अपने लोग, आइए। प्रेजेंट प्रपोजल सर, प्रपोजल नंबर ए, नंबर बी प्रेजेंट था, और इसमें क्या था सर? 40% इंक्रीज होगा तो क्या होगा, और इसमें 40% क्या है सर? डिक्रीज होगा तो क्या होगा, राइट। तो ये 3 कॉलम करना है सर, और यहां पे पर्टिकुलर का आप चाहो तो यहां पर लाइन टान सकते हैं सर। टोटल कितना कॉलम का लाइन होगा? 4। पर्टिकुलर, प्रेजेंट, प्रपोजल का ए पार्ट और फिर बी वाला पार्ट। मतलब ये क्या, 1 वाला पार्ट और नंबर 2 वाला पार्ट। ये हो गया प्रेजेंट का एक आंसर और ये होगा बी का आंसर। 4 कॉलम हो जाएगा सर। पर्टिकुलर, प्रेजेंट, प्रपोजल नंबर 1, प्रपोजल नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईबीआईटी। मैं प्रेजेंट वाला कर रहा हूं, बाकी दोनों आप लोग करेंगे। प्रेजेंटली कितना था? 2 लाख रुपया था। 40% अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा?
2 लाख का 40% कितना होता है? 80,000 प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा? 2,80,000। और अगर 40% डाउन हुआ तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम करूंगा। लेस में आइए, सबसे पहले क्या लेस होता है आप लोग बताइए? ईबीआईडी से पहले क्या लेस होता है? इंटरेस्ट लेस होगा सर, तो इंटरेस्ट लेस करेंगे अपने लोग। और इंटरेस्ट कितना रुपया है, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बताइए? इंटरेस्ट डिबेंचर था, डिबेंचर गिवन था टोटल अमाउंट, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना था। ये देखिए, ये डिबेंचर है, 10 लाख का डिबेंचर है सर, और यहाँ 12% है, रिमेंबर। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो 1,20,000 का डिबेंचर बैठाइए वहां पे, इंटरेस्ट बैठाइए 1,20,000 का। ये लेस करके कितना हो जाएगा सर? 80,000 रुपए। कितना हो गया सर? 80,000 रुपए। ये 80,000 से फिर क्या करोगे? इसको क्या बोलेंगे? ईबीटी। अब इससे आप क्या लेस करोगे सर? टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है सर? टैक्स कितना परसेंट है सर? 40%। तो 40% टैक्स बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 32,000। 32,000 लेस करके कितना आ गया? 48। ये 48,000 को क्या बोलेंगे? क्या बोलना है? पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? अब ये पैट को डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर से कर देंगे क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीफरेंस डिविडेंड है, रिमेंबर। प्रीफरेंस शेयर्स है ना सर। कितना प्रीफरेंस शेयर्स है पढ़िए, देखिए 15% प्रीफरेंस शेयर्स है। अमाउंट कितना रुपया है? 2 लाख रुपया, राइट। तो 2 लाख का 15% क्या लेस कर दोगे आप? प्रीफरेंस डिविडेंड आप लेस कर दोगे। 2 लाख का कितना परसेंट? 15%। कितना आ गया? 30,000। ये लेस करके कितना आ रहा? 18,000 सर। ये 18,000 को क्या बोलना है? क्या बोलेंगे इसको? पाफेश निकल गया ना सर। दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकल गया। ये मान लो नंबर ए। अब नंबर बी में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बैठाओ। इक्विटी शेयर्स कितना था चेक करो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था? 25,000। कितना था? 25,000। तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 25,000 बैठाया। तो ईपीएस नहीं निकल जाएगा सर। ईपीएस इक्वल टू दैट इज ए बाई बी। ईपीएस निकल जाएगा ना सर। दिस डिवाइड बाय दिस कितना हो जा रहा है? 0.72। तो इसका मतलब एक शेयर्स पे 72 पैसा का अर्निंग हुआ। इस साल 1 महीना जो भी हुआ 72 पैसा करनी होगी। अब अपने को फर्स्ट में क्या निकालना था? ईपीएस भी निकालना था और डीएफएल निकालना था। क्या निकालना था? डीएफएल। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डीएफएल सर। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज नहीं, जरूरी नहीं है, वो लिखा है डीएफएल ही लिखे। तो डीएफएल कितना हो जाएगा सर? फॉर्मूला क्या है डीएफएल का? ईबीआईटी बाई ईबीटी। तो कौन सा डिवाइड पे क्या होगा बताइए? दिस डिवाइड बाई दिस। 2 लाख डिवाइड बाई 80,000 कितना आता? 2 पॉइंट। तो मेरा डीएफएल निकल गया 2.5। आ गया। नाउ सेम जैसा आपने लोग प्रेजेंट का किए हैं वैसे ही बाकी दोनों का करिए खुद से। अब तक हम क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी कौन सा वाला करना है अभी?
सर हो गया? सर हो गया? करना पड़ेगा क्या? ये 2,80,000 ये कितना हो गया? 1,20,000। ये भी 1,20,000। ये कितना आएगा? 1,60,000। और ये 0 खत्म। इसका और कुछ नहीं होगा भैया। प्रॉफिट है ही नहीं तो टैक्स कैसे देंगे? प्रॉफिट है ही नहीं तो टैक्स लगेगा क्या? 40% इसका कितना होता है? 64,000। ये कितना आ गया? 96,000। डिविडेंड तो सेम 30,000 ही रहा। तो पाफेस कितना निकल गया? 66,000। नंबर ऑफ इक्विटीज कितना रहा? तो 66 डिवाइडेड 25 कितना हो गया? हाँ 2.64। अब ये यहां से क्या करेंगे? 2,80,000 डिवाइड बाई 1,60,000। 2,80,000 डिवाइड बाई 1,60,000 कितना हो रहा? 1.75 या 4? डीएफएल कितना आ रहा है? 2,80,000 डिवाइड बाई 1,60,000 कितना हो रहा है? 5 है। हो गया? इसका क्या है सर? इसका सब नील। इसका कुछ नहीं आएगा। सब नील, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका डीएफएल निकलेगा सर। डीएफएल कितना होगा? 1,20,000 0। इसका डीएफएल भी नहीं आएगा, है ना? 1,20,000 डिवाइड बाई 0 इसका डीएफएल भी नहीं आएगा सर। अब यहां पे बताइए, यहां पे करना क्या है? ये हमारा निकल गया, यही था। अब यहां पर इंक्रीज डिक्रीज निकालना था। तो इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, वो आपको निकालना है। तो इंक्रीज अगर हम बोलेंगे तो इंक्रीज कैसे निकलेगा बताइए? आपको क्वेश्चन में क्या मांगा था? पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला था? प्लीज कंप्यूट द परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस। बोला कि ईपीएस में परसेंटेज चेंजेस क्या होगा वो बताओ। ईपीएस में परसेंटेज चेंजेस क्या होगा वो बताओ आप। तो परसेंटेज चेंजेस कैसे निकालेंगे? 2.64 से 7.2 का डिफरेंस निकालिए, कितना होता है? परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस कैसे निकलेगा सर? दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय 0.72 कितना आता है? परसेंटेज करो। 2.64 माइनस 0.72 डिवाइडेड बाय 0.72 इनटू 100
ये परसेंटेज आ जाएगा सर। ये कुछ फार्मूला नहीं है, आपको चेंज का परसेंटेज बोलना है कि बताओ कि अगर 40% मेरा ईबिट में चेंजेस हुआ, अगर इंक्रीज हो गया तो मेरा ईपीएस कितना से बढ़ेगा, कितना परसेंट चेंज होगा, वो आपको बताना है। तो भाई 0.72 से 2.64 हो जाएगा, तो बढ़ा कितना, दोनों से लेस कर दिए, कितना आ रहा है 1.92 डिवाइड बाय 0.72, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 266.67। ठीक है सर, ये परसेंटेज चेंजेस का निकालना है। मेरा एक्चुअल ईपीएस कितना है, लेकिन अगर 40% मेरा ईबीआईटी में बढ़ जाएगा तो मेरा ईपीएस कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना सर। तो कितना से बढ़ेगा, डिफरेंस कितना हो रहा है 1.92, तो परसेंटेज कितना हुआ 1.92 डिवाइड बाई 0.72 इंटू 100। अगर ईपीएस 1 रुपया रहता है, 1 रुपया 20 पैसा हो गया, तो बढ़ा कितना 20 पैसा। 20 पैसा डिवाइड बाई 1 रुपया इंटू 100 कितना बढ़ा, 20% बढ़ा ना सर। वही तो निकाल ले, वही तो निकाल ले ना। सेम चीज डीएफएल का भी निकालेंगे, सेम चीज डीएफएल का भी निकालेंगे सर। देखिए परसेंटेज चेंज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला सम को देखिए, ये वाला सम ऑलरेडी बना हुआ है, तो मेरे को फिर से बनाना नहीं है, इसी में से आपको समझा रहे हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देख पा रहे हैं, नजर आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा ना। अब देख पा रहे हो, लास्ट में दिख रहा है, पढ़िए एक बार। नाम मत पड़ेगा, इसका नाम ना एंटिक रहता है एग्जाम का थोड़ा, पता नहीं कुछ अच्छा अगर नाम दे दे तो लोग बड़ा बहक जाएगा। पढ़िए, फर्निशेस द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 4/5। सेल्स 2 लाख यूनिट कितना रुपया है सर, 100। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 2 करोड़। नहीं समझे, 2 लाख यूनिट, ये आपको चार्ट बनाना पूरा। सेल्स कितना हो गया 2 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपया, 2 लाख इंटू 40 कितना हो गया 80 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, अपना याद करिए फॉर्मेट, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1 करोड़ 20 लाख। फिर उसके बाद आप लेस करोगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, रेंट, स्टाफ सैलरी 60 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख से 60 लाख का खर्चा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये कहां जाएगा फिक्स कॉस्ट में जाएगा। लेस करके क्या आ गया ईबीआईटी, कितना आ जाएगा 60 लाख आ गया। फिर 60 लाख से माइनस क्या करेंगे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है सर 20 लाख। तो 60 लाख माइनस 20 लाख, ये क्या निकल गया ईबीटी निकल गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया 40 लाख। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, आपको डॉल निकालना है, डिल निकालना है, डीसीएल निकालना है। क्लियर है, तो आप चेक करो, देखो यही है कि नहीं है। 20 लाख है, पहले लेस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, क्या निकल गया कंट्रीब्यूशन। फिर लेस कर दिया ऑपरेटिंग, क्या निकल गया ईबीआईटी। फिर लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या निकल गया ईबीटी। अब हमारा फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या था डॉल का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, याद रखना है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। नाउ कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख, और ईबीआईटी कितना है 60। 1 करोड़ 20 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया 2। तो 2.0 क्या निकल गया डॉल। डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, दिस ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये 60 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख कितना हो गया 1.5। ये क्या निकल गया डीएफएल, डीएफएल निकल गया फाइनेंशियल लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो वहां डॉल क्या था 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 3। ये अगर डायरेक्टली करें तो क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय दिस ईबीटी। तो 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 40 लाख कितना हो गया 3 आ गया ना सर, चेक करो।
इजी है। दूसरा वाला सम पे दे, ऑब्वियसली इतना इजी तो नहीं आएगा। A company operates a production level 5000 unit. The contribution is rupees 60 per unit. कंट्रीब्यूशन दे दिया। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है सर 6 दिया हुआ है, और कंबाइंड लीवरेज दे दिया 24। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा? सर कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? अगर हम यहां पर ऐसे करके लिखें, DCL इक्वल टू वॉट? टॉल इंटू, यही है ना सर? अब क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है? ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा? DCL डिवाइड बाय डॉल। अगर डॉल निकालना है देन DCL डिवाइड बाई DFL। नहीं निकल जाएगा सर? तो क्वेश्चन में आप पढ़ो, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में 24 गिवन है कंबाइंड लीवरेज। डॉल कितना है? 6 है, तो DFL कितना होगा? 4। 6 इंटू 4 24 होता है, तो DFL कितना हो गया? 4। तीनों निकल गया ना। अब निकालना क्या है भाई साहब? आपको टैक्स से 30% बोल दिया है। व्हाट विल बी द अर्निंग आफ्टर टैक्स? पैट निकालना है, आपको उल्टा जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो फॉर्मूला के हिसाब से बताइए, कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स, टोटल कंट्रीब्यूशन 5000 यूनिट है, इंटू 60 हो गया, ये कितना हो गया? 3 लाख, है ना? देखिए यहां से फाइनेंशियल लिवरेज निकल गया 4। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन बाई EBIT मिला आपको। क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन 3 लाख मिल गया, और ऑपरेटिंग लिवरेज आपको पता है, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? 6 है। समझ में आ रहा सर? तो EBIT क्या निकल जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 6। EBIT कितना आ गया सर? 50,000। क्या बनाना पड़ेगा मेरे को? इसे समझ में आ रहा है? कर लेंगे तो ये थोड़ा सा लोग शॉर्टकट मारता है। तो ये हो गया 50,000, बट अपने को निकालना क्या है? पैट निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? तो अब इससे लेस क्या करना होगा? इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट का फॉर्मूला किस में आता है? फाइनेंशियल लिवरेज में आता है। उसका फॉर्मूला क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई EBT। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो 50,000 दे दिया, लेकिन EBT नहीं दिया हुआ है। तो सर इससे डिवाइड कर देंगे, क्या बताइए? फाइनेंशियल लिवरेज, तो क्या निकल जाएगा? EBT निकल जाएगा। तो आप चेक करो फाइनेंशियल लिवरेज कितना अपने लोग निकाले थे? 4 निकाला था। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो मेरा EBT कितना आ जाएगा बताइए? 12,500। टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30% है। 30% लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? पैट। नहीं समझ में आया? जल्दी बताइए, क्वेश्चन में क्या गिवन था? कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है? कंट्रीब्यूशन कितना रुपया था? 60 रुपया पर यूनिट है सर। यूनिट कितना गिवन है? 5,000 यूनिट है। डॉल कितना है? 6 है। DCL कितना है? DFL कितना होगा? DCL डिवाइड बाय डॉल। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? DCL कितना है? 24। डॉल कितना है? 6। तो DFL कितना निकल जाएगा? निकल गया। अब सबका फार्मूला सिर्फ आपको याद करना है। तो फिर से याद करने को बता रहे हैं सर। डॉल का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। DFL का फॉर्मूला क्या था? EBIT डिवाइड बाय EBT, और DCL का, दोनों को मर्ज करके काटो, माइंड में काटो, क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। DCL का आगे पुट करेंगे अपन। तो यहां पे सबसे पहले सर कंट्रीब्यूशन बताया,
टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 60, कितना हो गया भाई 3 लाख रुपए निकल गया। क्वेश्चन में आपको डॉल दिया हुआ, डॉल डॉल। अब देखो ये कंट्रीब्यूशन को यूज करो कौन सा फॉर्मूला में, रेशियो एनालिसिस किए ना सर, ऐसे ही है। डॉल कितना है, डॉल 6 है, और डॉल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाई EBIT इक्वल टू 6। ये ऐसे करते हैं ना रेशियो। कंट्रीब्यूशन कितना रुपया 3 लाख डिवाइड बाई EBIT इक्वल टू 6, और EBIT 3 लाख डिवाइडेड बाई 6। डायरेक्ट हो गया ना सर, ये 6 यहां आएगा, फिर 6 3 लाख के नीचे आएगा, डायरेक्टली कर देंगे। कितना आ गया, तो EBIT 50,000 आ गया। अब अपने को EBIT पता है, इंटरेस्ट पता नहीं। अगर इंटरेस्ट पता रहता तो लेस कर देते, लेकिन क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, DFL गिवन है। DFL का यूज कहां होता है, EBIT में यूज होता है, रिमेंबर। नाउ सिंस DFL इक्वल टू 4, DFL का फॉर्मूला बताइए, EBIT डिवाइड बाई EBT इक्वल टू 4, यही है ना सर। और EBT इक्वल टू क्या बोलना है, EBIT डिवाइडेड बाय 4। कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से देखिए। एक स्किप किया मैंने, एक लाइन हो जाएगा ये। नाउ EBT कितना गिवन निकाले आप, 50,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 12,500 निकल गया। ये क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स है, इससे माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है 30%। 30% निकाल दीजिए, कितना आता 3,750 लेस करके कितना आ गया 8,750। क्या निकल जाएगा सर, पैट निकल जाएगा। आ गया, हो गया सर। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आप बेवकूफ हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, DCL कितना है, DCL कितना है, DCL का फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्टकट वाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई इक्वल टू कितना हो गया, तो therefore EBT इक्वल टू कितना हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू हाउ मच, लेस टैक्स कितना परसेंट, पैट कितना आ गया, समझ में आया? जैसे भी बनाइए, जो रास्ता से जाइए, देर से जाइए, वही रास्ता में पहुंचना, ठीक है। क्यों नहीं करेक्ट है, सही, उसको जो चाहिए तो वो मिल गया ना सर। सर उसको जो चाहिए तो वो मिल गया ना। देखिए आपको कोई काम असाइन होता है, अब आपको वो टैलेंट है, आप उसको जल्दी कर दो, लेट से करो, काम तो किया ना आपने। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है, पढ़िए सर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15,750 और अर्निंग बिफोर टैक्स दे दिया 7,000, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15,750 और अर्निंग बिफोर टैक्स दे दिया 7,000, तो डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट, डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना का है 8,750 है, तो इंटरेस्ट 8,750 लेस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा
ईबीटी आ जाएगा, है ना। तो ईबीआईटी दे दिया है, ईबीटी दे दिया है, ये तो फाइनेंशियल लिवरेज निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा ना। लेकिन हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? चार्ट जो बताएं वो चार्ट में जाइए। चार्ट में कहां गए थे आप? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, इससे माइनस फिक्स कॉस्ट क्या निकलता है? तो हमारा डॉल के लिए ये चाहिए, ये दोनों, है ना। डीएफएल के लिए ये चाहिए। तो अपने को क्वेश्चन में सेल्स तो गिवन नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ईबीआईटी गिवन है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा? ऊपर से नीचे आए तो नीचे से, तो ईबीआईटी था, इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा ना सर। तो मेरा डॉल नहीं हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, ईबीआईटी हो गया, डॉल नहीं निकल जाएगा सर, डॉल निकल जाएगा। क्वेश्चन में देखिए ईबीआईटी 15,750 है, फीस ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 1575, ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकल गया, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, डॉल हो गया। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, डीएफएल निकल गया, डॉल इनटू डीसीएल, डीसीएल निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। आगे क्या मांगा है? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस आपको निकालने बोल रहा है। दिस सेल्स इंक्रीज बाय कितना परसेंट? 5%। बोल रहा कि अगर सेल 5% से अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा अर्निंग कितना होगा? तो सबसे पहले आप डॉल निकाल लो। तो 15,750 प्लस 1575 डिवाइडेड बाय 15,750, तो ऑपरेटिंग लिवरेज यहां पर कितना आ गया? 1.1। नहीं समझे? अरे सर ये कंट्रीब्यूशन है, और नीचे वाला क्या हो गया? ईबीआईटी हो गया, निकल गया ना 1.1 डॉल। फाइनेंशियल लिवरेज कितना आ गया? 2.25, दैट इज 15,750 डिवाइड बाई 7,000। और फिर डीसीएल क्या निकल जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डीसीएल निकल जाएगा। हो गया ना। अब सर क्या बोला है? अब यहां पर बोल रहा है कि डीसीएल का एक और फॉर्मूला भी होता है, वहां पर लिख लीजिएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डीसीएल का एक और फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पता चल जाएगा। आप देखो डीसीएल निकल गया 2.475, सेल्स का परसेंटेज कितना चेंज हुआ था? 5% से, तो ईपीएस का चेंज कितना होगा? क्लियर है? 12.375, ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ टिंटिंग लिमिटेड इज 2 whereas it is 7 तो दूसरा कंपनी, एक कंपनी का 2 है और एक कंपनी का क्या है सर? 7 है। प्लीज कमेंट ऑन देयर रिजल्ट, विच कंपनी इज बेटर प्लेस इन केस ऑफ हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड इन केस ऑफ लो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर नहीं होगा। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज का एक बार डेफिनेशन रीड करिएगा कि तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, जब तीनों का मीनिंग पढ़िएगा ना तो मीनिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों का क्या मीनिंग हो रहा है और उसे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये इंटरप्रिटेशन पे है, प्रैक्टिकल सम नहीं है ये इंटरप्रिटेशन में कि अगर किसी कंपनी का डॉल ज्यादा है, डीएफएल ज्यादा है, तो अपने लोग कौन सा कंपनी अच्छा मानेंगे। तो वो अच्छा मानने से पहले डॉल, डीएफएल, डीसीएल का मीनिंग आपको समझना है कि ये क्यों निकालते हैं, इसका मीनिंग क्या हो रहा है। जब वो समझ पाएंगे तभी आप इसको एनालाइज कर पाओगे, तभी आप किसी के बारे में कमेंट कर पाओगे। क्लियर है? उसके लिए पहले वो तीनों को पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आएगा। सर एक क्वेश्चन है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब यहां से आप बीकॉम में चालू हो रहे हैं। ठीक है,
एग्जाम में सेम जो टॉपिक अपने लोग के एक क्वेश्चन ये एक का नहीं रहता, 3-4 कंपनी का रहता है और 2-3 कंपनी का आपको पूरा डॉल डीएफएल निकालनी है। उसके बाद आपको एनालाइज करके बताना है विच कंपनी वी शुड इन्वेस्ट एंड विच कंपनी इज बेटर। आपको एक इंडिकेशन बताना है किस कंपनी का क्या सिचुएशन हो रहा नहीं हो रहा, उन लोगों का कमेंट करना है रिजल्ट पे। तो डॉल डीफीएल डीसीएल तो आराम से निकाल लेंगे, मेन क्या है, मेन क्या है। और एक कमेंट कब कर पाएंगे, जब तक का वो तीनों के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो। वो तीनों के बारे में नॉलेज कर पाएंगे तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको फिर रटना पड़ेगा आंसर। और एक कमेंट वाला चीज है सर, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, आंसर तो वेरी करेगा ना। तो डॉल डीफेल और डीसीएल का एक बार पढ़िएगा, ये बुक खरीदिए, बुक खरीद के उसको मीनिंग पढ़िए, तब इसको समझ में आएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन नहीं है। सेल्स गिवन दे दिया तीनों का, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी से फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, मतलब इंटरेस्ट, क्या है ये, इंटरेस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, क्या निकल गया, ईबीटी। यही तो चाहिए अपने को। ईपीएस यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, तो डॉल निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। डीफेल निकल जाएगा, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। डीसीएल निकल जाएगा तीनों का। ये तीनों का निकाल लेने के बाद क्या करना है सर, कमेंट करना है। अब ये जो कमेंट है यही इंपॉर्टेंट है, और ये तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक आप उसको रीड नहीं करिएगा। क्लियर है। तो होमवर्क पे लिखिएगा, होमवर्क पे क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सर, 1 to 11, 1 से लेके 11 प्रॉब्लम तो बनाना है, प्लस डॉल डीफेल और डीसीएल का मीनिंग आपको पढ़ कर आना है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने लोग कमेंट करने के बाद में एक ईबीट बाई ईपीएस एनालिसिस बोलता है, एग्जाम में ज्यादा वही आता है सर, तभी आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास एब्सेंट मत करिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का सब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा।